Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about introduction of photoelectric effect. तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो आज का पहला हेडिंग है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो ड्यूल नेचर का मतलब होता है कि लोग कहते हैं कि खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। इसका भी वही कंसेप्ट है। मतलब एट लास्ट जो है आइंस्टीन ने ये बताया कि लाइट जो है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों प्रॉपर्टी रखता है, ये चीज बताया था। ध्यान दें। तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के अंतर्गत पहला है पार्टिकल नेचर, जिसका एक्सप्लेनेशन जो है न्यूटन ने किया था 17th सेंचुरी में, और दूसरा जो है वेव नेचर है, जिसका एक्सप्लेनेशन 17th सेंचुरी में ही हाइगेंस ने किया था। चूंकि उस समय साइंस बिरादरी में न्यूटन का दबदबा ज्यादा था, इसीलिए सेम एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी न्यूटन को मान्यता मिल गई, न्यूटन को लोग करेक्ट मान लिए। यस, इन 17th सेंचुरी बोथ साइंटिस्ट एक्सप्लेन्ड सेम थ्योरी बट एक्सेप्टेड ओनली न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ध्यान दें। तो सेम थ्योरी के अंतर्गत रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सेट्रा, मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के कॉन्सेप्ट से सेम थ्योरी का एक्सप्लेनेशन किया गया। फिर भी साइंस बिरादरी में न्यूटन का दबदबा अधिक होने की वजह से न्यूटन को ही सही माना गया और हाइगेंस को वरीयता नहीं दी गई। तब 18th सेंचुरी में ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस यंग आए। उन्होंने बाय एक्सपेरिमेंट वेव नेचर की पुष्टि कर दी। तो ये चीज यहां पे देखिए, इन 18th सेंचुरी यंग्स एक्सप्लेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर वेव नेचर ऑफ लाइट। तो यंग्स ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि लाइट क्या है, वेव है। जब हाइगेंस ने लाइट को बाय एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ कर दिया कि लाइट वेव है, तो उस समय लोग कहने लगे, अरे यार हम लोगों ने तो अनायास ही जो है हाइगेंस को कम वरीयता दिया, जबकि हाइगेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो सही था। तब 19th सेंचुरी में दुनिया के सबसे जीनियस साइंटिस्ट आए, अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने जो है फिर पार्टिकल नेचर की पुष्टि कर दी। लाइट जो है पार्टिकल नेचर की भांति व्यवहार करता है। पार्टिकल के स्थान पे यहां पे उन्होंने कहा फोटॉन का कंसेप्ट ले आया। यस, कि लाइट जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन अथवा क्वांटा कहा जाता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइट जो है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों की प्रॉपर्टी रखता है। यस, तो इन 19th सेंचुरी आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड photoelectric effect on the basis of particle nature of light. According to Einstein, light है both nature of light, जिसे आप कहते हैं क्या, dual nature of light. Yes. एक पॉइंट और क्लियर कर लिया जाए, the wave nature and particle nature both cannot be possible simultaneously. मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक साथ पॉसिबल नहीं है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो आज से आपको ये जानना है कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो इससे आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, डिफरेंस बिटवीन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पहला है पार्टिकल नेचर। जैसे M1 M2 दो पार्टिकल ले लिए, इनका वेलोसिटी V1 V2 है, V1 की वैल्यू V2 से ज्यादा है। यस, अब ये कोलिजन करेंगे तो सडनली कम समय के लिए टोटल ऊर्जा ट्रांसफर कर देंगे। तो स्मॉल टाइम के लिए टोटल ऊर्जा यहां पे दिया जाता है। इस कंसेप्ट के तहत जो है पार्टिकल नेचर का कंसेप्ट कार्य करता है, ये ध्यान दें। तो जैसे आपका कंडेंसर है, लाइक कैपेसिटर यहां लिखा है, जैसे कंडेंसर जो पंखा चलाने के लिए लगा रहता है, तो पंखा शुरुआत में जो है वो घूमने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
तो वहां कंडेंसर लगा रहता है। कंडेंसर जो है अचानक बहुत ज्यादा ऊर्जा दे देता है और आसानी से पंखा घूम जाता है। तो इस टाइप से एनर्जी का ट्रांसफर होता है पार्टिकल नेचर के कंसेप्ट में। और दूसरा आपका है वेव नेचर। एनर्जी सप्लाइड कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग टाइम लाइक बैटरी। बैटरी जो है लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी सप्लाई करता है, जबकि पार्टिकल नेचर जो है शॉर्ट टाइम के लिए एनर्जी सप्लाई करता है। ये चीज ध्यान देना चाहिए। जैसे गर्मी के दिन में विद्यार्थी आपके छत पर जो है लाइट इंसिडेंट हो रहा है, शुरुआत का 5 मिनट में लाइट आया, उस पर इंसिडेंट हुआ, आप नंगे पैर जा रहे हैं तो आपके पैर जो है जलने का डर नहीं रहेगा, गर्म नहीं होगा, आपको अच्छा फील होगा। लेकिन 5 घंटे बाद उसी छत पे जाएंगे गर्मी के दिन में तो जाहिर है कि आपका फ्लोर बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। अब नंगे पैर जाएंगे तो भगवान कसम अति शीघ्र वापस आना होगा। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो यहां पे एनर्जी सप्लाई हो रहा है धीरे धीरे। 5 मिनट में देख रहे हैं कम हीट हो रहा है, 5 घंटे बाद जाएंगे तो वही फ्लोर आपका बहुत ज्यादा हीट हो गया। तो अगर धीरे धीरे सरफेस की एनर्जी बढ़ रही है, सरफेस ज्यादा हीट हो रहा है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि वेव नेचर का ही यही कंसेप्ट है। अगर कहीं पे एनर्जी सप्लाई होता है स्मॉल टाइम के लिए केवल, तो वो आप जान जाइएगा कि ये कंसेप्ट पार्टिकल नेचर का है। एक और एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लो खेतों में पानी देना है और बादल फट जाए तो अचानक खेतों में पानी हो जाएगा पूरी तरीके से, तो वो हो गया पार्टिकल नेचर, आप समझ लीजिए। और उसी खेत को पानी देना है तो मान लेते हैं बरसात हो रहा है धीरे धीरे, तो कुछ समय बाद उसका लेवल क्या होगा, पानी का बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका वेव नेचर का, एनर्जी सप्लाई का ये वेव नेचर का तरीका हो गया। जो बरसात हो रही है धीरे धीरे और खेत भर जा रहा है, और जैसे मान लो बादल फट गया तो ये एनर्जी टोटल पानी भर जाएगा अचानक, तो ये कंसेप्ट हो गया पार्टिकल नेचर का। तो इसे आप जानते रहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, इलेक्ट्रॉन इमिशन का कंसेप्ट देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इमिशन, तो हम लोग जानते हैं मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल जो है फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लेकिन फ्री का मतलब इतना भी फ्री नहीं होता कि झाड़ू लगाएंगे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाएंगे, या हाथ से हम लोग रगड़ देंगे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन नीचे गिर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से जब सरफेस पे आते हैं तो सरफेस पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है, फिर इलेक्ट्रॉन वापस चला आता है। मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है हमें एक सफिशिएंट एनर्जी की आवश्यकता होगी। जब तक वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाएगा तब तक जो है इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़कर नहीं जा पाएगा। तो ये चीज है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने का यहाँ 3 तरीका बताया गया है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन में पहला है थर्माइनिक इमिशन। मतलब मेटल को आप हीट दीजिए, एक सफिशिएंट टेम्परेचर पर ही फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ सकता है, उसका इमिशन हो सकता है। एक दूसरा तरीका है फील्ड इमिशन, कि ये मेटल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 10⁵ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का है तो मेटल्स के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो सकता है। तो इसे ही कहा जाता है क्या, फील्ड इमिशन। तो वहां पे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसमें अगर मेटल होगा तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, लेकिन वो इससे कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा इलेक्ट्रॉन इमिशन का जो तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। एक निश्चित फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होगा, तब जाके कहीं मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। तो यही 3 कंसेप्ट है, और हमको जो मेन पढ़ना है वो यहां पे पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इसके आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन को देखेंगे। तो पहला डिफिनीशन हमारा है वर्क फंक्शन। एनसीईआरटी में इसका सिंबल फाइन आर्ट दिया हुआ है।
कुछ लोग W से दिखाते हैं, कुछ लोग फाई से दिखाते हैं, लेकिन हम जो है एनसीईआरटी में जो दिया है फाई नॉट, उसी का प्रयोग कर रहे हैं। जब किसी मेटल पर मिनिमम एनर्जी की लाइट इंसिडेंट होती है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, तो उसी मिनिमम एनर्जी को ही कहा जाता है क्या? वर्क फंक्शन। तो ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपका प्लेटिनम हुआ, इसका वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब प्लेटिनम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वो एज कंपेयर टू अदर मेटल से ज्यादा होगी। यस। जबकि एक मेटल है आपका सीजियम, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वो सीजियम के लिए सबसे कम होगी, तो हम कहेंगे सीजियम का वर्क फंक्शन कम है। यस। तो उसी मिनिमम एनर्जी को जो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर सके उसी को कहा जाता क्या? वर्क फंक्शन। तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। वर्क फंक्शन फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, या इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहा जाता है ऑफ दैट मेटल। यस। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे प्लेटिनम का वर्क फंक्शन होता है सबसे ज्यादा 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैक्सिमम है। और सीजियम का जो वर्क फंक्शन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिनिमम होता है। मतलब अगर 2.14 से कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दुनिया के किसी भी मेटल पर इंसिडेंट किया जाए तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। तो जो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है तभी उसका नाम रखा गया क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के इक्वल होता है। इसे भी आपको जानना होगा, इसकी हमें न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा। तो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होगी इसी के बीच होगी और जितने मेटल बच रहे हैं। इसका मतलब है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी की लाइट अगर किसी भी मेटल पर इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। हाँ, वर्क फंक्शन से रिलेटेड थोड़ा सा कंसेप्ट और फाई नॉट डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 दिया है द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। दूसरा है द प्योरिटी ऑफ द मेटल, मेटल की प्योरिटी पर भी डिपेंड करता है। तीसरा और अंतिम है द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है फाई नॉट। तो ये वर्क फंक्शन का कंसेप्ट खत्म हुआ। आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अभी 2 डिफिनेशन और हमें बताना है। हाँ विद्यार्थी, अब आगे का डिफिनेशन क्लियर किया जाए। तो हम लोग वर्क फंक्शन पढ़ चुके, वो एनर्जी के टर्म में है, और फिर वही बात है फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, फिर वही बात वेवलेंथ के टर्म में समझना है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखिए, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट व्हेन कैन इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान दें, तो किसी मेटल पर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको इंसिडेंट किया जाए और मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल सके, इजेक्ट हो सके, उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट जो है प्लेटिनम के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होगा। यस। जबकि सीजियम के लिए सबसे कम आवश्यकता होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वर्क फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पे अप्लाई होगा। वो अगर आपको क्लियर हो गया तो वही बात यहां फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में बोलना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ये लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल सके। यस। और उसी इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब ये चीज हर मेटल के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। प्लेटिनम के लिए लाइट की ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी या जिसे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं ये सबसे ज्यादा होगा, जबकि सीजियम के लिए सबसे कम होगा। अब दूसरा और अंतिम हेडिंग है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यही चीज वेवलेंथ के टर्म में। तो ध्यान देना है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है
तो वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। तो यहां पे डिफिनेशन में मिनिमम कहा गया है, तो उसी मिनिमम को इसी के करस्पॉन्डेंस जो वेवलेंथ के टर्म में अगर डिफिनेशन देंगे तो आपको मैक्सिमम कहना होगा, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। ध्यान दिया जाए। तो यही डिफिनेशन फिर है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट व्हिच कैन एजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यही डिफिनेशन दोबारा कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डेंस जो वेवलेंथ होता है वही क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट कहलाता है। हाँ, यहां लिखा है, देखिए विद ग्योर लिखा है। तो रेड लाइट का जो है फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। मतलब रेड से वायलेट की ओर जाने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, जबकि वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। जबकि वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यही अगर मैं कहना चाहूं लैम्डा के बारे में, तो रेड से वायलेट की ओर जाने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, जबकि वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। ये कंसेप्ट आपको जानना चाहिए। जबकि वायलेट से रेड की ओर जाने पर क्या, लैम्डा इंक्रीज करेगा। लैम्डा इंक्रीज करेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये चीज ध्यान देना है। हाँ विद्यार्थी, इसे आप कॉपी कर लीजिए। आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।